हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन, शानदार सेशन जो फटाफट आपके वो 15 से 20 MCQ क्वेश्चन है एक छोटे से सेशन में कंप्लीट करवाएगा और स्वयं को चेक करेंगे कि भाई कितने क्वेश्चन है वो आपके सही होते हैं। जो ही मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं आपको तुरंत है वो उसका रिप्लाई देना है, क्योंकि आज के इस सेशन में बात करेंगे अपन कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड में जो आपका एक ऑडिटिंग का जो पार्ट दे रखा है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी पॉसिबल है उन पे अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। इसलिए आज का सेशन बड़ा ही खास और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशन जब आपके लिए शेयर किए जाते हैं तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप तैयारियों में जुटे रहे। तो निश्चित रूप से अब जो समय बचा है वो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए बिना अनावश्यक टाइम को खराब किए हुए आज का इस सेशन स्टार्ट करेंगे और चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके ऑडिटिंग से रिलेटेड है। इस सेशन में ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चनों पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपके सामने तुरंत वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो आपने पढ़ा है ना। ऑडिटिंग भी एक महत्वपूर्ण आपकी बुक्स है, बीकॉम फाइनल में चलती है और साथ में इनके टॉपिक भी आपको ऑडिटिंग को देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से उन क्वेश्चनों पर आज के इस सेशन में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको फटाफट है वो जवाब देना है। जैसा भी आपको जवाब आता है तुरंत जवाब देना है ना। इंतजार नहीं करना कि भाई मुझे क्या जवाब देना है। बताओ, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा, है ना। अंकेक्षण तब शुरू होता है जब खत्म होता है ना। विक्रय, लेखांकन, व्यवसाय या स्कंद मूल्यांकन। देखो इसकी प्रक्रिया है, सबसे पहले होता है आपका पुस्तपालन। क्या होता है? पुस्तपालन। पुस्तपालन के बाद होता है आपका लेखांकन और लेखांकन के बाद होता है आपका अंकेक्षण। ये एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत ये काम होता है। तो पुस्तपालन जब खत्म होगा तब स्टार्ट होगा लेखांकन और लेखांकन खत्म होगा तब आपका स्टार्ट होगा अंकेक्षण, है ना। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों में घुमाकर आपको कैसे भी क्वेश्चन वो देखने को मिल सकता है कि ये भी पूछा सकता है कि भाई लेखांकन से पहले कौन सा काम किया जाता है, तो पुस्तपालन। लेखांकन के बाद अंकेक्षण। अंकेक्षण कब शुरू होता है? जब लेखांकन खत्म होता है। लेखांकन कब शुरू होता है? जब पुस्तपालन खत्म होता है। पुस्तपालन किससे पहले होता है? लेखांकन से पहले होता है। तो इस तरीके से घुमाकर आपको प्रश्न वो देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अंकेक्षण कब शुरू होगा? जब आपका लेखांकन खत्म हो जाएगा, अकाउंटिंग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद है वो ऑडिटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका क्या आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है जो आपके सामने है कि वर्तमान में अंकेक्षण, है ना, जो आपकी ऑडिट है, जो ऑडिट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है? त्रुटि और छल कपटों का पता लगाना, वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना, गणितीय शुद्धता की जांच करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो वैसे तो ऑडिटिंग के हर काम है ना वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब अपन को पता चलता है कि हमारे द्वारा किए गए काम की किसी व्यक्ति के द्वारा जांच की जाएगी, उनका निरीक्षण किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो काम है हम बड़े ही सावधानी पूर्वक करते हैं। उसमें चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। तो उसमें कई चीजें ऐसे हैं वो क्लियर अपने को सामने को देखने को मिलती है कि भाई त्रुटियां भी दूर होती है, छल कपट का भी पता चलता है। लेकिन ऑडिटर है उसको उन चीजों को रोक नहीं सकता। वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी हो जाता है ना, ये भी सही है ना, गणितीय शुद्धता की जांच। लेकिन इसमें जो, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी नहीं दे रखा है, परफेक्ट को अगर कोई अपने से पूछा है कि भाई ऑडिटिंग का उद्देश्य वो होता है तो वो है आपकी गणितीय शुद्धता की जांच करना। तो सी क्वेश्चन आंसर है इसका एकदम राइट होगा। गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए अंकेक्षण काम करवाया जाता है। अंकेक्षण की कुछ अलग अलग प्रोसेस होते हैं। आपका एफिशिएंसी ऑडिटिंग होता है ना, जिसको निपुणता अंकेक्षण कहते हैं।
प्रबंध मैनेजमेंट ऑडिट होती है ना, इंटरनल ऑडिट होती है, इंटरनल चेक होती है, रूटीन वर्क का काम होता है, वो सारा का सारा इसी में आता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए ऑडिटिंग का काम किया जाता है और ये इसका मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये केस हुआ था, ये आपका कौन सी जो किससे रिलेटेड है कि भाई उसने क्या कहा था कि अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है। यानी बीमाकर्ता का मतलब क्या है कि भाई आपको किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देता, आपके इंश्योरेंस नहीं करता, और उससे केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य को उचित सावधानी और कुशलता का उपयोग करे। यह निर्णय निम्न में से किस वाद में दिया गया है? एलन क्रेग एंड कंपनी, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी, लंदन एंड जनरल बैंक केस, वेस्टमिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी। बताओ देखिए, अंकेक्षण एक बीमा करता नहीं, यानी इंश्योरेंस नहीं होता, वो काम के सावधानी पूर्वक करने की, यह क्या करता है? सावधानी पूर्वक और कुशलता पूर्वक करने की, सावधानी पूर्वक और कुशलता पूर्वक करने की क्या सोचते हैं कि भाई ये अपेक्षा कर सकते हैं उससे। यानी कोई भी कार्मिक होता है, कोई भी ऑडिटर होता है कि भाई ये अपन विश्वास रखते हैं कि वो जो भी काम करेगा वो उचित सावधानी और चतुराई से करेगा, लेकिन ये नहीं कि उसने गारंटी दे दी कि भाई उसके द्वारा जो काम किया गया है वो पूर्ण रूप से सही है ना। ये किस कोर्ट के तहत या किस वाद के तहत ये फैसला दिया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये लंदन एंड जनरल बैंक केस हुआ था, उसके तहत ये निर्णय दिया गया था कि अंकेक्षक बीमा करता नहीं होता, उससे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपने काम में उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग करेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू पूछा है कि अंकेक्षण सभी व्यवसायिक संस्थाओं के लिए आवश्यक है। क्या ऑडिटर या ऑडिटिंग हर छोटी और बड़ी संस्था के लिए आवश्यक है? अंकेक्षण खातों को पूर्ण सत्यता के प्रति आश्वस्त करता है कि भाई जो ऑडिटर है या ऑडिट है वो सारे खातों की पूर्ण सत्यता के प्रति ये विश्वास दिलाता है कि सही है। अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है और अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है। बताओ देखिए इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है? बताओ देखिए। देखो यहाँ पर एक चीज तो है कि अंकेक्षण है वो सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक नहीं है ना, तो यह तो सत्य नहीं है। अंकेक्षण खातों की पूर्ण सत्यता की प्रति आश्वस्त करता है, यह भी सही नहीं है ना। उससे अपने आशा कर सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं कि इसके द्वारा किया गया काम है वो शुद्ध है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसके प्रति पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकता कि उनके द्वारा किया गया काम है वो पूर्ण रूप से सही है, इस बात के लिए वो आश्वस्त नहीं करता। अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि वो सत्यता की गारंटी नहीं देता है। तो ये सही हो गया कि अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है, तो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ देखिए इसका आंसर। जब कोई लेखा प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नहीं लिखा जाता है तो ऐसी अशुद्धि कहलाती है। भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, लेख की अशुद्धि। बताओ देखिए कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जिसको आपने नहीं लिखा है वो अशुद्धि कौन सी होगी? तो ये अशुद्धि होगी आपकी भूल की अशुद्धि। कौन सी होगी? भूल की अशुद्धि, क्योंकि सैद्धांतिक अशुद्धि वो होती है जो सिद्धांतों की अवहेलना करती है। क्षतिपूरक अशुद्धि वो होती है कि एक प्रविष्टि के द्वारा दूसरी प्रविष्टि की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है,
और लेख की अशुद्धि वो होती है जिसमें कोई सौदा है वो अपन ने लिख तो दिया लेकिन गलत लिख दिया, लिखा तो है वो गलत। इसमें तो क्या है कि अपन ने या तो पूर्ण कंप्लीटली नहीं लिखा है या आंशिक रूप से नहीं लिखा, यानी डेबिट या क्रेडिट एक लिख दिया एक नहीं लिखा, तो वो हो गई भूल की अशुद्धि। लेख की अशुद्धि में क्या होता है कि पूर्ण या आंशिक रूप से अपन क्या करते हैं, गलत लिख देते हैं, वो होती है आपकी लेख की अशुद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, बताओ देखें एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसका भी आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। क्या है कि लेखा विधि के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना से उत्पन्न अशुद्धियां कहलाती है। आपने क्या किया कि जो लेखा के जो आधारभूत सिद्धांत है उनकी आपने अवहेलना कर दी है, तो वो कौन सी अशुद्धि होगी, भूल की अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां या लेख की अशुद्धियां। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भाई सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है, आयगत को पूंजीगत लिखा जाता है, पूंजीगत को आयगत लिखा जाता है, तो वहां पर ऐसे नियमों की जब अवहेलना की जाएगी, मशीन का खर्चा है उसे अपन रिपेयर में दिखा रहे हैं, है ना, तो वहां पर जब सिद्धांतों की अवहेलना होगी तो ये कौन सी अशुद्धि होगी, सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने सिद्धांतों की अवहेलना की है। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ देखें क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक अशुद्धियां एक दूसरे को तलपट पर प्रकट होने से छिपा देती है, प्रकट होने से छिपा देती है, तो ऐसी अशुद्धियां कहलाती है भूल की अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां या लेख की अशुद्धियां। बताओ कि दो या दो से अधिक अशुद्धियां हैं जो क्या करती है, एक दूसरे की जो गलती है उनको प्रकट होने से छिपा देती है, यानी उसकी क्षतिपूर्ति कर देती है, तो यहां पर कौन सी अशुद्धि होगी, आपकी क्षतिपूरक अशुद्धि होगी। सी है वो इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, सी है वो इसका सही आंसर होगा, क्षतिपूरक अशुद्धियां, है ना। अशुद्धियों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी भूल की होती है, कौन सी सैद्धांतिक होती है, कौन सी क्षतिपूरक होती है और कौन सी लेख की अशुद्धि होती है। इन अशुद्धियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए बी केयरफुल होके इनके बारे में अपनी पूरी जानकारी लेके अपने को एग्जाम हॉल में जाना है, ताकि फिर एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है वो अपने दिमाग में नहीं रहे, सारी चीजें वो अपन सही तरीके से उसका आंसर दे। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी क्षतिपूरक अशुद्धि। बताओ देखिए ये कौन सी अशुद्धि होगी, क्या पूछा है कि जब कोई सौदा आंशिक या पूर्ण रूप से गलत लिख दिया जाता है तो ऐसी अशुद्धि कौन सी होगी, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपन गलत लिख देते हैं, तो वहां पर कौन सी अशुद्धि होगी, भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि या लेख की अशुद्धि। बताओ देखिए कौन सी अशुद्धि होगी कि भाई या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपन गलत लिख देते हैं, लिखते हैं लेकिन गलत लिख देते हैं, तो वहां पर कौन सी अशुद्धि होगी, तो वहां पर होगी लेख की अशुद्धि। तो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वहां पर आपकी लेख की अशुद्धि है वो मानी जाएगी, क्योंकि आपने वहां पर या तो कोई कुछ आपने लिखा तो गलत लिख दिया, या तो आंशिक गलत लिख दिया या पूर्ण रूप से आपने गलत लिख दिया है, तो वो वहां पर आपकी कौन सी हो जाएगी, लेख की अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फटाफट रिवीजन क्लास है, फास्ट रिवीजन है ना, स्लो रिवीजन नहीं है, फास्ट रिवीजन क्लास है। सिर्फ और सिर्फ आपसे ऑप्शन है वो देके आंसर पूछे जा रहे हैं। क्या है कि श्याम को 300 रुपए का उधार माल बेचा, लेकिन इसे विक्रय पुस्तकों में लिख दिया गया किंतु श्याम के खाते में खताया गया, तो ये अशुद्धि होगी, है ना। क्या किया कि भाई श्याम को 300 रुपए का आपने उधार माल बेचा, लेकिन इसे विक्रय पुस्तक में तो लिख दिया है
है ना, लेकिन इसे विक्रय पुस्तक में तो लिख दिया गया, किंतु श्याम के खाते में इसकी खतौनी नहीं की गई है। तो ये अशुद्धि कौन सी होगी? भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि या लेख की अशुद्धि? बताओ देखिए कौन सी होगी? कि भाई सीधी सी बात है कि भाई ये पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आपने अशुद्धि की, तो इसमें ये कौन सी होगी? ये होगी आपकी आंशिक अशुद्धि। आंशिक अशुद्धि होगी, क्योंकि आपने विक्रय में तो सही लिख दिया लेकिन श्याम के खाते में सही नहीं लिखा, इसलिए श्याम के खाते में आप लिखना भूल गए, तो ये आपकी हो जाएगी भूल की अशुद्धि। इसका आंसर क्या होगा? ए। कि भाई श्याम को आपने उधार माल बेचा है तो एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट या टू सेल्स। अब सेल्स के खाते में आपने लिख दिया लेकिन श्याम के में नहीं लिखा, इसलिए ये भूल गए आप लिखना, तो ये क्या हो जाएगी? भूल की अशुद्धि होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ देखिए इसका आंसर 4100 रुपए के व्यवहार को पुस्तकों में 1400 रुपए से घटाया गया, यह कौन सी अशुद्धि होगी? भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, लेख की अशुद्धि? बताओ देखिए 4100 रुपए का जो आपका ट्रांजैक्शन था उसको आपने क्या कर दिया? 1400 रुपए घटा दिए। अब ये कौन सी अशुद्धि होगी ये बताओ। देखो भूल की तो है नहीं क्योंकि अपन ने तो लिखी है ना, क्योंकि 4100 लिख रहे थे, लिख दिया 1400, लिखे तो है, तो भूल की तो है नहीं। सैद्धांतिक कि जब सिद्धांतों की अवहेलना होती है तो वहां पर सैद्धांतिक होती है, तो यहाँ पर सिद्धांतों की अवहेलना भी नहीं हो रही, तो ये भी होगी, है ना। क्षतिपूरक अशुद्धि, तो ये किसी के द्वारा क्षतिपूर्ति भी नहीं होती है, जो क्षतिपूरक भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? आपकी लेख की अशुद्धि हो जाएगी। डी है वो इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? लेख की अशुद्धि। और कौन सी अशुद्धि? लेख की अशुद्धि, और उसमें आपने क्या लिख दिया? 4100 की जगह आपने 1400 रुपए लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले? क्या है? यदि किसी खाते के नाम पक्ष में 100 रुपए की त्रुटि हो जाए और उसी प्रकार की त्रुटि दोबारा 100 रुपए से जमा पक्ष में हो जाए, तो यह अशुद्धि कौन सी होगी? भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि या लेख की अशुद्धि? बताओ देखिए। देखो भूल की तो है नहीं क्योंकि अपन ने तो लिखा है, सैद्धांतिक की भी नहीं है क्योंकि सिद्धांतों की अवहेलना नहीं हुई, लेख की भी नहीं है कि भाई अपन ने आंशिक या पूर्ण रूप से कोई गलती की है। अपन ने क्या, ये क्षतिपूरक हो गई, है ना। इसकी क्या किया? ये 100 रुपए अपन ने गलत लिखे, है ना, लेकिन ये अपन ने वापस त्रुटि कर दी जमा पक्ष में, है ना। पहले अपन ने क्या की? नाम पक्ष में त्रुटि की और फिर जमा पक्ष में त्रुटि कर दी। दोनों यानी डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। डेबिट बराबर क्रेडिट होते हैं ना, दोनों बराबर होते हैं। तो दोनों बराबर होते हैं तो आपने 100 रुपए इसमें कम या ज्यादा लिखे और 100 रुपए इसमें कम या ज्यादा लिखे, तो ऑटोमेटिक दोनों बराबर आ गए। तो ये हो जाती है आपकी क्षतिपूरक अशुद्धि, जो एक दूसरे की क्षति को पूर्ति कर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ देखिए इसका आंसर। अंकेक्षक का क्या रोल होता है ना। एक ऑडिटर होता है चौकसी करने वाला कुत्ता, शिकारी कुत्ता, क्रोधी कुत्ता या लालची कुत्ता। ये कैटेगरी है, ऑडिटर को नहीं कहा गया, यानी उसको काम है वो किस तरीके से करना है, क्या बनकर उसे काम करना है, ये चीज इसमें पूछी गई है। बताओ देखें। तो एक अंकेक्षक है वो चौकसी करने वाला, जो वफादार डॉग होता है उसकी तरीके से काम करता है ना। न तो वो शिकारी होता है, न क्रोधी होता है, न वो लालची होता है। वो हर चीज पर, क्योंकि ऑडिटर है उसकी नियुक्ति की ही इसलिए जाती है कि जितने भी जो खाते तैयार किए गए हैं उन खातों की जांच है वो ऑडिटर के द्वारा की जाती है। तो उन खातों की जांच अगर वो पहले से ही शंकाशील होकर करता है
तो वो उसका समाधान नहीं कर पाएगा। तो उन्हें क्या होना पड़ेगा, चौकस होके सावधानी पूर्वक जो भी उनके खाते हैं, चाहे वो आपके जर्नल एंट्री से रिलेटेड हो, चाहे खतौनी से रिलेटेड हो, चाहे आपके फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हो, तमाम वो खाते जो ऑडिटर के द्वारा चेक किए जाते हैं उनको वो चौकस होके चेक करें, है ना, वफादार कुत्ते की तरह वो चेक करें, है ना। मालिक का वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। जैसे आपने गुडविल के बारे में पढ़ा था कि गुडविल कुत्ते के स्वभाव की भी होती है, बिल्ली के स्वभाव की भी होती है, चूहे के स्वभाव की भी होती है, खरगोश के स्वभाव की भी होती है। तो उसी प्रकार एक उपमा दी गई है कि भाई वो चौकस होकर काम करे, वफादार होकर काम है वो करे, तो निश्चित रूप से वो उसका बेनिफिट है वो फर्म को मिलता है। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका क्या आंसर होगा। अंकेक्षक जो ऑडिटर है वो तीसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होता है ना, लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए, कपट के लिए और मिथ्या कथन के लिए। बताओ, अंकेक्षक है वो तीसरे पक्षकार के लिए या तीसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भंग के लिए वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। कि अगर ऑडिटर ने कोई कर्तव्य भंग किया है तो वो तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी होगा, बाकी और कंडीशन में है वो तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो कर्तव्य भंग के लिए माना जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए अगला क्वेश्चन, देखो एक कोटेशन भी है जो दिया गया है। क्या है, अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। इस वाक्यांश का संबंध किस केस से है? किंगस्टन कोटल मिल केस, लंदन एंड जनरल बैंक केस, आर्मिटेज बनाम ब्रीवर एंड नोट केस, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सोयल हेजलक एंड कंपनी केस। बताओ देखिए, बताओ देखिए। तो ये सीधा सा आपने को ध्यान रखना कि जब अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान माना गया, शिकारी कुत्ते के समान नहीं, तो इसमें आपको सीधा सा ध्यान रखना है ये जो वाक्य है वो आपका किंगस्टन कोटल मिल केस से रिलेटेड है। तो सिर्फ इसमें अपने को यही ध्यान रखना है कि अगर ये सेम टू सेम आता है तो अपने को किंगस्टन कोटल मिल केस है उसी को अपना आंसर मानना है। कब आता है, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, है ना, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान आता है तो। और अगर एक बीमाकर्ता के रूप में आता है तो आपको ध्यान में रखना है लंदन एंड जनरल बैंक के केस। बीमाकर्ता के रूप में आता है तो लंदन एंड जनरल बैंक केस, और रखवाली करने वाले कुत्ते के समान आता है तो किंगस्टन कोटल मिल केस है, वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके है, बढ़े अगला क्वेश्चन। बताओ देखिए इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले, सबसे पहले फटाफट आंसर कौन देगा इसका। स्वयं को चेक करने का एक बढ़िया मौका होता है ना। आराम से प्रश्न पढ़ो, आराम से इसका आंसर दो, आराम से प्रश्न पढ़ो, आराम से उसका आंसर दो कि भाई कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह अपना प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है वो किसको दे, किसको दे, कंपनी के संचालकों को, केंद्रीय सरकार को, कंपनी के सदस्यों को या ऋण पत्रधारियों। जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर है जो अपनी रिपोर्ट जो तैयार करता है वो किसको दे, है ना। तो सीधी सी बात है वो अपनी रिपोर्ट कंपनी के संचालकों को दे, क्योंकि उसकी नियुक्ति है वो कंपनी के संचालकों द्वारा की जाती है। अगर सीएजी के तहत है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के तहत, तो वो केंद्र सरकार को देता है। लेकिन कंपनी अंकेक्षक का एक कर्तव्य है कि वो अपनी रिपोर्ट है कंपनी के संचालकों को ही दे। ठीक है, बताओ देखिए एक और ऑब्जेक्ट आपसे पूछा अंकेक्षण से रिलेटेड। क्या पूछा है, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है गलतियां और गबन को रोकना, गलतियां और गबन को पकड़ना, अंतिम खातों पर अंकेक्षण द्वारा राय प्रकट करना, अंकेक्षण द्वारा प्रबंधकों को सलाह देना, है ना। तो देखो ये कई क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन कई सेम मिल रहे,
प्रबंधकों को सलाह देना और अंकेक्षण द्वारा राय प्रकट करना। तो सलाह और राय लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें अपने को क्या करना है, सुटेबल आंसर देखना कि अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य भाई गलतियां और गबन को रोकना, इसके लिए वो काम नहीं कर सकता है ना। गलतियां और गबन को पकड़ना, तो इसके लिए भी वो पकड़ता जरूर है लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन लास्ट में अगर सबसे बेस्ट इसका मानते हैं तो ये होता है कि अंतिम खातों पर अंकेक्षण द्वारा राय प्रकट करने का उसको अधिकार है, बाकी उसको किसी प्रकार का अन्य कोई अधिकार नहीं है कि भाई वो गलतियां और गबन को पकड़ के कहीं रिपोर्ट दर्ज करवाए, है ना, उनको रोकने के लिए प्रयास करे, वो कार्मिकों के साथ लड़े। अगर कोई गलती है तो वो बता दे, अपनी रिपोर्ट में लिखे। अगर कोई गबन किया गया है, कोई गलती की गई है तो उसको अपनी वो रिपोर्ट में लिखे, और जो रिपोर्ट तैयार करके देगा वो रिपोर्ट है वो कंपनी के प्रबंधकों द्वारा जांच है वो की जाएगी। तो यहाँ पर अंकेक्षण का प्रमुख जो उद्देश्य होता है उसमें ये होता है कि अंतिम खातों पर अंकेक्षण द्वारा या ऑडिटर द्वारा अपनी राय प्रकट है वो की जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसे राय प्रकट करने का अधिकार होता है। ठीक है, बढ़े आगे, बताओ देखें क्वेश्चन ये थोड़ा पुराना है लेकिन इसको नए के साथ जोड़ देंगे। ये क्या पूछा है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) व धारा 233 के अंतर्गत कौन सा अंकेक्षण आता था, तो वो आता था लागत अंकेक्षण। लेकिन अब अपने को ध्यान रखना है कि कंपनी अधिनियम 2000